हाय, दिस इज़ रितु। इंग्लिश स्किल्स चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस की सीरीज़ में पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में वर्तमान अनिश्चित काल भी कहते हैं और इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। अब हिंदी सेंटेंसेस में इनकी पहचान कैसे करें, तो इन सेंटेंसेस में, इन वाक्यों में लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ ऐसे शब्द आते हैं। जैसे राम जाता है, सीता पढ़ती है, इस तरह से। अब इनको बनाते कैसे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंसेस, तो जिसमें नहीं ना हो, क्या, कब ऐसे शब्द ना हो। तो इसमें फर्स्ट नियम है ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट्स मतलब जो एक हो, काम करने वाला एक हो। जैसे किसी का नाम हो गया, बर्ड, कैट, डॉग। सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। और वर्ब क्या होता है? जो लास्ट में आता है। जैसे जाता है, पढ़ता है, सोता है। तो जाना, पढ़ना, सोना, ये क्या है? वर्ब है। अब इसकी फॉर्म्स होती हैं, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस लगाते हैं। अब एस या ई एस कब लगाते हैं ये मैं आगे आपको बताऊंगी। अभी हम इसको समझते हैं। तो ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। और आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स यानी बहुवचन कर्ता, जैसे बॉयज़, गर्ल्स, डॉग्स, बर्ड्स, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स से इनको समझते हैं। पहला है राम एक पत्र लिखता है। तो राम कैसा सब्जेक्ट है? एक वचन, एक है, नाम है ना। तो इसके साथ वर्ब में एस या ई एस लगेगा। अब वर्ब क्या है यहाँ पर? वर्ब है लिखता हूँ। तो वर्ब में एस या ई एस लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर, सब्जेक्ट क्या है? राम। तो इसके साथ हम वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे। तो राम राइट्स ए लेटर। ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। अगला है लड़के फुटबॉल खेलते हैं। अब लड़के कैसा सब्जेक्ट है? बहुवचन, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसके साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं लगेगा। तो क्या बन जाएगा? बॉयज़ प्ले फुटबॉल। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंदी में वर्ड सीक्वेंस रहता है। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब आता है। जबकि इंग्लिश में सीक्वेंस रहता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगला है मैं बाजार जाता हूँ। तो आई के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता है। आई होता सिंगुलर है, पर इसमें वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं आई के साथ। तो क्या बनेगा? आई गो टू मार्केट। अगला है तुम एक निबंध याद करते हो। इसका बनेगा यू। याद करने की होती है लर्न। यू के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता है, इसलिए केवल बेस फॉर्म आएगी यू लर्न। और एक निबंध की होगी एन एस से। यहाँ पर ई हमारा वॉवेल है, एस से का ई वॉवेल है, इसलिए एक के लिए इंग्लिश आएगी एन। तो सेंटेंस बनेगा यू लर्न एन एसे। अगला है निगेटिव सेंटेंसेस, जिन वाक्यों में नहीं आता है वो वाले वाक्य। तो पहला नियम है ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ डज नॉट लगाते हैं और वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते। दूसरा है आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट्स यानी बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट लगाते हैं और इसमें वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। अगर सेंटेंस में, अगर वाक्य में कभी नहीं आया हो तो उनमें डू नॉट या डज नॉट नहीं लगता है, उसमें नेवर का प्रयोग करते हैं। कभी नहीं के लिए हम नेवर लगाते हैं और डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। नेवर के साथ ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं और आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ एस या ई एस नहीं लगाते हैं। इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं। पहला है वह अपना पाठ
याद नहीं करता है। तो निगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे कि ये निगेटिव है, वाक्य में नहीं आया है। तो इसको बनाएंगे कैसे, ही के साथ डज नॉट लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट यह है यहाँ पर ही, और कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, एक है, सिंगल है। तो ही के साथ हम क्या लगाते हैं, डज नॉट। तो ही डज नॉट। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये डू और डज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैं, और यहाँ मेन वर्ब कौन सी है, लर्न। तो हमने इसके बाद डज नॉट के बाद मेन वर्ब लगाई, लर्न। उसके बाद हम लिखेंगे हिज लेसन। अब यहाँ हिज लेसन क्या है, ही के साथ अपने की इंग्लिश हिज आती है, ही के साथ हिज, तो हिज लेसन। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, ही डज नॉट लर्न हिज लेसन। नेक्स्ट है हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं। अब हम कैसा सब्जेक्ट है, हम है प्लूरल सब्जेक्ट, तो हम के साथ डू नॉट लगाएंगे। तो वी डू नॉट, वी डू नॉट, और यहाँ पर मेन वर्ब है पढ़ना, तो उसके बाद हमने मेन वर्ब लगाया रीड, और वी के साथ अपने की इंग्लिश हम लगाते हैं आवर, तो हमने लगाया आवर और बुक्स, वी डू नॉट रीड आवर बुक्स। नेक्स्ट है वे हॉकी नहीं खेलते हैं। तो वे प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो वे के साथ डू नॉट, दे डू नॉट, मेन वर्ब है आपका प्ले, डू तो आपका हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है प्ले, तो दे डू नॉट प्ले हॉकी। हॉकी से पहले द नहीं लगाते हैं, कोई भी गेम होता है जैसे क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, इनसे पहले दा नहीं लगाते हैं। तो दे डू नॉट प्ले हॉकी। अगला है वह कभी झूठ नहीं बोलता है। अब यहाँ पे आप देखिए कभी नहीं आया है, तो कभी नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे, नेवर। और इन सेंटेंसेस में डू या डज का प्रयोग नहीं होता है, डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है, और अफर्मेटिव वाला रूल चलता है, यानी ही के साथ, ही शीट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब में एस लगाते हैं, आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब में एस नहीं लगाते हैं। तो ही नेवर टेल्स ए लाई, ये टेल ए लाई एक फ्रेज़ होता है, इसको ऐसे ही लिखते हैं। तो आप यहाँ पर ए क्यों आया है उसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा, यह एक फ्रेज़ है, इसको ऐसे ही लिखा जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें कोई क्वेश्चन किया गया हो। दो तरह से क्वेश्चन होते हैं, एक जिसमें हम यस नो में आंसर दे सकते हैं, जैसे क्या तुम पढ़ते हो, क्या वो स्कूल जाता है, क्या सीता एक गीत गाती है, तो इसमें हम यस नो में आंसर दे सकते हैं। और दूसरे तरह के होते हैं जिसमें कोई क्वेश्चन का आंसर हमें एक्सप्लेन करना पड़े, जैसे तुम कौन से स्कूल जाते हो, सीता कहाँ जाती है, सीता एक गीत क्यों गाती है। तो इस तरह से यहाँ हम यस नो में आंसर नहीं दे सकते, यहाँ हमें इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डज वाक्य के शुरू में लगाते हैं, ही शीट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ डज लगाते हैं और वो वाक्य के शुरू में लगाते हैं, और वर्ब में एस नहीं लगाते हैं। आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ डू वाक्य के शुरू में लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब ऐसे प्रश्नवाचक शब्द हों, और भी क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्द हों, तो सबसे पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आता है। कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मैनी, और कौन सा, विच, इनके साथ इनसे रिलेटेड नाउन भी आते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स से इनको समझते हैं।
क्या बढ़ई एक कुर्सी बनाता है? तो यहाँ पर जो क्या है वो वाक्य के शुरू में आया है, तो इसमें हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आंसर यस नो में मिल सकता है। यहाँ आंसर यस नो में आ जाएगा। तो क्या बनेगा इसका? डज वाक्य के शुरू में लगाएंगे। डज द कारपेंटर मेक अ चेयर? सबसे पहले डज, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है? द कारपेंटर, बढ़ई। फिर वर्ब बनाता है, मेक। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? एक कुर्सी, ए चेयर। तो डज द कारपेंटर मेक अ चेयर। अगला है क्या वह पढ़ता है? यहाँ भी आंसर यस नो में आएगा। तो सब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ही, तो ही के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं और इंट्रोगेटिव में वो वाक्य के शुरू में लगाएंगे डज। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यानी ही और फिर वर्ब यानी पढ़ता है। तो डज ही स्टडी। अगला है, अब यहाँ क्या वाक्य के शुरू में आया है? तो हमने डू डज शुरू में लगाया। अगर यही क्या वाक्य के बीच में होता है तो उसकी इंग्लिश हम व्हाट लगाएंगे। अगर क्या वाक्य के शुरू में है तो उसकी इंग्लिश व्हाट नहीं लगाते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है। लेकिन अगर क्या वाक्य के बीच में है तो उसकी इंग्लिश हम व्हाट लगाते हैं। तो वह क्या पढ़ता है? अब यहाँ पे आप आंसर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जी वो हिंदी पढ़ता है, वो इंग्लिश पढ़ता है, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने पहले व्हाट लगाया, उसके बाद व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब। किसके हिसाब से आएगा हेल्पिंग वर्ब? वह के हिसाब से। तो वह आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज आएगा। तो उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब। व्हाट डज ही स्टडी। अगला है वे कितनी पेंसिलें खरीदते हैं? तो यहाँ पर आप देखिए कितनी, आपको बताया था कि कितना कितनी के साथ उनसे रिलेटेड नाउन भी लगाते हैं, यानी कितनी पेंसिलें पहले आपको एक साथ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना कितनी की इंग्लिश होती है हाउ मच या हाउ मैनी। अब इसको हम लगाते कैसे हैं? अगर हमारा जो नाउन है वो काउंटेबल नाउन है, मतलब उसको हम गिन सकते हैं, तो हम लगाएंगे हाउ मैनी। और अगर हम कोई चीज़ गिन नहीं सकते, मान लीजिए यहाँ होता वो कितना पानी पीता है, तो पानी हम गिन नहीं सकते, तो उसके साथ हम लगाएंगे हाउ मच। तो यहाँ पेंसिलें हम गिन सकते हैं, तो इसके साथ हम लगाएंगे हाउ मैनी पेंसिल्स एक साथ। पहले हम लिखेंगे हाउ मैनी पेंसिल्स, उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डू। डू किसके हिसाब से आया? वे के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। फिर हमने लिखा हाउ मैनी पेंसिल्स डू, उसके बाद सब्जेक्ट दे, और फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? खरीदना, यानी बाय। हाउ मैनी पेंसिल्स डू दे बाय। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला है राधा कौन सी ड्रेस पहनती है? तो कौन सी ड्रेस पहनती है तो बताना पड़ेगा जो भी ड्रेस है। तो यहाँ कौन सी ड्रेस एक साथ पहले लिखा जाएगा। कौन सी की इंग्लिश होती है विच, तो विच ड्रेस। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डज, किसके हिसाब से? राधा के हिसाब से, क्योंकि राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है। विच ड्रेस डज राधा वेयर। वेयर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आइए अब आगे समझते हैं कि एस या ई एस कहाँ लगाते हैं। वर्ब में ई एस कब लगता है? जिन वर्ड्स के लास्ट में ओ हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, वाई हो, एस हो या डबल एस हो, तो ऐसे वर्ड्स के लास्ट में हम ई एस जोड़ते हैं। तो ये वर्ड्स की लिस्ट है। डू के साथ ई एस लगता है। गो, फिनिश, विश, वॉश, पॉलिश, पब्लिश, पुश, सर्च, वॉच, रीच, टच, बॉक्स, क्राई। अब यहाँ देखने वाली बात है, जिन वर्ड्स के लास्ट में वाई है तो उसमें वाई हटा के आई ई एस लगता है।
और y का नियम ये है कि y से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कॉन्सोनेंट मतलब जो वॉवेल नहीं है, व्यंजन। तो यहाँ पर क्या है, r है। y से पहले r है, कॉन्सोनेंट है। तो ऐसे वर्ड्स में हम y हटा के IES लगाते हैं, यानी हम ES जोड़ते हैं। तो यहाँ पर नियम ये है कि y अगर लास्ट में है और y से पहले अगर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, तो हम उसमें ES लगाएंगे। और ES कैसे लगाएंगे, y हटा के IES जोड़ते हैं। इसी तरीके से रिप्लाई, ट्राई, फ्लाई, ट्राई, मैरी, स्टडी, कॉपी, पास, पास में लास्ट में डबल एस है, क्रॉस, टीच, टीच। तो इन वर्ड्स में हम ES लगाते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ कहाँ होता है, तो जब भी आपको अपना डेली का रूटीन बताना हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज़ करते हैं। या आदत बतानी हो, वैज्ञानिक तथ्य बताने के लिए और सदैव सत्य रहने वाली बात को बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। जैसे ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन, एक चुंबक लोहे को खींचती है। तो ये वैज्ञानिक सत्य है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। यह सदैव सत्य रहने वाली बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। थर्ड है अपना शेड्यूल्ड काम बताने के लिए। जैसे क्लास 8 बजे शुरू होती है, तो द क्लास स्टार्ट्स एट 8 o'clock। आंखों देखा हाल बताने के लिए, जैसे कोई मैच चल रहा है, कमेंट्री करनी है, तो वो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। कहावतों में, जैसे कहावतें होती हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं, तो उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो ये कहावत है कि हल्के लेकिन लगातार काम करने वाला व्यक्ति जीतता है। अब एक रिकैप करते हैं लास्ट में, शॉर्ट में। पहचान ता है, ती है, ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में ही, शीट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। निगेटिव में ही, शीट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ डज नॉट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। अगर निगेटिव में IV दे है तो डू नॉट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आता है। इंट्रोगेटिव में ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ डज को वाक्य के शुरू में लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम सेंटेंस के शुरू में डू लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद लगता है। वाई, व्हाट, व्हेन क्वेश्चन वाले वर्ड्स अगर हैं सेंटेंस में तो उन्हें वाक्य के शुरू में लगाते हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काफ़ी क्लियर हुआ होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।